बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एग्रीकल्चर। इस शब्द को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। देखिए, 1874 बिहार में, फिर 1877 में मद्रास और बॉम्बे में, 1899 का छप्पानिया अकाल। आसानी से समझने के लिए 5 सेक्शंस में बांट कर देखेंगे। पहले हम 1950s में रखी गई बुनियाद को समझेंगे, फिर 60s के ग्रीन रेवोल्यूशन समझते हैं। नेट क्रॉप्ड एरिया, जिसे हम निवल फसल क्षेत्र भी कहते हैं, वो जमीन का एक्चुअल फिजिकल सिर्फ कागजों पर नहीं रह गई, उस पर तुरंत काम हुआ। और 16 जुलाई 1929 को वो विचार है। ये 3 कोर ब्यूरोज हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। फॉर प्लांट्स इट्स NBPGR, हेडक्वार्टर्ड इन द कैपिटल न्यू दिल्ली। ये सीड से लेकर टिश्यू तक। बाय प्रोफेशन ही वॉज एन अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट, जो आगे चलकर एक वर्ल्ड रेनाउंड व्हीट। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते, और जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्सपेल हो जाता है। इसको समझते हैं। एपेक्स का मतलब होता है शिखर या चोटी। तो पौधे का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, द टॉप मोस्ट टिप, वहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ऑल माय डियर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स जो इंडिया के टॉप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, कितना बड़ा सिलेबस कवर करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेस का रास्ता ज्यादा पढ़ने में नहीं, बल्कि सही तरीके से स्मार्टर वे में पढ़ने में है। आज हम उसी एक रिसोर्स के कोड को क्रैक करने वाले हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये सिचुएशन कुछ जानी पहचानी लग रही है। देर रात तक पढ़ना, इतने सारे नोट्स बनाना और इन करियर डिफाइनिंग एग्जाम्स का जो प्रेशर होता है, आप घंटों लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी अलग अलग टेस्ट्स में कोई एक कॉमन थ्रेड है, कोई एक ऐसी फाउंडेशनल नॉलेज है जो इन सबको जोड़ती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम्स की, जैसे कि IBPS AFO, ICR JRF, NABARD, FCI और जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका टारगेट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम उस एक चीज पर फोकस करेंगे जो इन सब में कॉमन है। सुनने में शायद थोड़ा सिंपल लगे, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर टॉपर और हर मेंटर जानता है। असली सीक्रेट दर्जनों किताबें पढ़ने में नहीं है, असली सीक्रेट है एक कोर, एक फाउंडेशनल बुक पर पूरी मास्टरी हासिल करने में। और वो किताब है द निमराज सिन्हा बुक। जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर चुका है या कर रहा है, वो जानता है बार बार सबसे ज़रूरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, चाहे वो डायरेक्टली पूछे जाएं या इनडायरेक्टली, उनकी जड़, उनका बेस इसी एक बुक में मिलता है। तो इससे सिर्फ एक टेक्स्ट बुक मत समझिए, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर है, ये आपकी नींव बनाती है, ये आपको बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से लेकर उन एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक ले जाती है जिनकी आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए ज़रूरत है। सही मायनों में ये आपकी प्रिपरेशन की आधारशिला है। लेकिन देखिए, मंजिल का पता होना एक बात है और उस मंजिल तक पहुंचने का नक्शा होना एक दूसरी बात। ये बुक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसका मतलब है कि अकेले इसको पढ़ना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। असली चैलेंज ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, असली चैलेंज है कि उसे इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, और यहीं पर एक गाइडेड पाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम आपके लिए सोल्यूशन लाए हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू नमराज सुंदा मास्टर क्लास सीरीज फ्रॉम बायो एसे एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी। हमने ये सीरीज खास तौर पर इसलिए बनाई है ताकि आप इस ज़रूरी बुक को फतह कर सकें, चैप्टर बाय चैप्टर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। और हाँ, ये सिर्फ कुछ वीडियो लेक्चर्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक स्टडी प्लान है। हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाया है जिससे ये गारंटी हो कि आप मटेरियल को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उससे आगे जाकर उसे समझें, इंटरनलाइज करें और एग्जाम हॉल में जब घड़ी चल रही हो उसे अप्लाई कर पाएं। हमारा मेथड एक 5 स्टेप अप्रोच है। सबसे पहले स्टेप 1 चैप्टर वाइज एनालिसिस, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो। फिर स्टेप 2 टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन, जिसमें हर डिटेल को आसानी से समझाया जाता है। उसके बाद स्टेप 3 फैक्ट बेस्ड अप्रोच, जिससे आप सिर्फ वही पढ़ें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टेप 4 एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन, यानी हम पेपर सेटर की तरह सोचते हैं। और आखिर में सबसे क्रूशियल स्टेप 5 MCQ लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स, जहां हम हर कॉन्सेप्ट को सीधे उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जोड़ते हैं जो आपको एग्जाम में फेस करने हैं। देखिए, हमारे मेथड का अल्टीमेट गोल यही है। जब आप एक मॉड्यूल खत्म करेंगे तो आप सिर्फ थ्योरी नहीं जानेंगे, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि एग्जामिनर्स उसी थ्योरी को घुमा फिराकर ट्रिकी क्वेश्चंस में कैसे बदलते हैं। और यही वो इंसाइट है जो सिर्फ पढ़ाई करने और हाई स्कोर करने के बीच का ब्रिज है।
ओके, तो लेक्चर्स के अलावा इस पूरे टूलकिट में आपको और क्या मिलने वाला है? हमने इसमें वो सब कुछ डाला है जो आपकी लर्निंग को सपोर्ट करेगा और उसे एग्जाम सक्सेस में बदल देगा। आपको मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक वेरीफाइड कंटेंट, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करें। सिस्टमैटिक सब्जेक्ट कवरेज, जिससे नॉलेज में कोई गैप ना रहे। वो पावरफुल कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू इंटीग्रेशन, जो थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलता है। और इसके साथ ही आपको मिलेगी एक फ्री टेस्ट सीरीज जो स्पेसिफिकली सुंडा बुक पर बेस्ड है, प्लस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपकी स्किल्स हमेशा शार्प रहें। सोचिए इसके बारे में, आपका पुराना तरीका अकेले पढ़ना, जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है और प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। और दूसरी तरफ है मास्टर क्लास मेथड, जहां आपको मिलती है गाइडेड एनालिसिस, पूरी क्लैरिटी और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज और टेस्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। ये तैयारी का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो अब सवाल ये है कि तैयारी के इस नए अप्रोच को शुरू कैसे करें। हमने स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल रखा है। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएंगे। स्टेप नंबर 1, इस लेक्चर को अपने स्टडी ग्रुप में या उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ इस जर्नी पर है। नंबर 2, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी मास्टर क्लास अपडेट मिस ना करें। और नंबर 3, जो सबसे ज़रूरी है, सीरीज़ के साथ रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि वही रेगुलर एफर्ट है जो आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। और मैं आपको इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट आउटकम बताता हूँ। जिस दिन आपने निमराज सुंदा बुक को हमारे साथ कंसेप्चुअली मास्टर कर लिया, उस दिन आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो आपके लिए स्ट्रेस का कारण नहीं, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यहाँ से बनेगा आपका एग्रीकल्चर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिल्कुल रॉक सॉलिड। आपका मजबूत बेस यहीं से तैयार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर, और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स, खास करके जो ICAR, FAO या स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक प्रॉब्लम आती है। इतने सारे एग्रीकल्चरल टर्म्स हैं, उन्हें याद कैसे रखें? बिल्कुल सर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना करें। सर, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो रट्टाफिकेशन करते हैं, बस शब्दों को रट लेते हैं बिना उनका मतलब समझे। एग्जैक्टली। और इसी रट्टाफिकेशन को खत्म करने के लिए आज हम उस सीक्रेट कोड को क्रैक करेंगे जो एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी के अंदर छुपा हुआ है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सिंपल लिंग्विस्टिक लॉजिक है। अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको आधे से ज्यादा टर्म्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन भी कम होगा। जब 4 ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं, तब यही लॉजिक आपको सही आंसर तक पहुंचाता है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि साइंस में, खास करके एग्रीकल्चर साइंस में, कोई भी टर्म ऐसे ही रैंडमली नहीं बना दिया जाता। हर शब्द की एक जड़ होती है, एक ओरिजिन होता है, और ये ओरिजिन ही हमारा सीक्रेट कोड है। सही कहा सर। इन शब्दों के जो रूट्स हैं वो एंशिएंट लैंग्वेजेस यानी प्राचीन भाषाओं में हैं। अगर हम उस भाषा के रूट वर्ड का मतलब जान लें तो पूरा टर्म अपने आप क्लियर हो जाता है। इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल। और यही है हमारे कोड का सबसे बड़ा सीक्रेट। आपके सिलेबस के 90% से ज्यादा टेक्निकल टर्म्स सिर्फ 2 लैंग्वेजेस से आए हैं, लैटिन और ग्रीक। बस इतना सा फैक्ट, यही वो चाबी है जो सारे दरवाजे खोलेगी। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में सबसे ऊपर स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चरल टर्म्स, प्राइमरीली लैटिन एंड ग्रीक। एग्जाम में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन इससे बनता है। अब हम देखेंगे कि कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ड लैटिन है और कौन सा ग्रीक। ओके, तो कोड का पहला हिस्सा देखते हैं जो लैटिन लैंग्वेज से जुड़ा है। आपने बहुत सारे शब्दों के एंड में एक कॉमन वर्ड देखा होगा, कल्चर। जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ये कल्चर एंडिंग ही हमारा सबसे बड़ा क्लू है। ये एक पैटर्न है सर, एक नियम जैसा। और हमारा पहला नियम यही है कि जिन शब्दों के अंत में कल्चर आता है वो अधिकतर लैटिन भाषा से लिए गए होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एग्रीकल्चर। इस शब्द को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है एगर, AGER या एग्री, और दूसरा है कल्चरा। एगर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सॉइल यानी मिट्टी, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी खेती करना। तो एगर प्लस कल्चरा मिलकर बना एग्रीकल्चर, जिसका सीधा साधा मतलब हुआ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी पर खेती करना। सिंपल।
तो अब आपसे कोई भी पूछे कि एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं लैटिन। तो हमने जो रूल बनाया वो यहां प्रूव हो गया। ये आपका पहला मेमोरी टिप है। जैसे ही एग्जाम में कोई टर्म दिखे जिसके एंड में कल्चर लगा हो, आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि इसका ओरिजिन लैटिन है। 99% केसेस में आप सही होंगे। ये एक शॉर्टकट है। रट्टा मारने की जगह आपने एक पैटर्न पकड़ लिया। अब इस पैटर्न को हम दूसरे एग्जाम्पल्स पर टेस्ट करते हैं। चलिए एक और कॉमन टर्म लेते हैं, हॉर्टिकल्चर। फिर से एंड में क्या है? कल्चर। तो हमारा रूल कहता है कि ये लैटिन वर्ड होना चाहिए। लेट्स चेक, इसको तोड़ते हैं। इसका पहला पार्ट है हॉर्टिस, HORTUS, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गार्डन यानी बगीचा। और दूसरा पार्ट तो सेम है, कल्चरा यानी कल्टीवेशन। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ गार्डन कल्टीवेशन, यानी बगीचे में फलों, सब्जियों या फूलों की खेती करना। देखा, हमारा रूल यहाँ भी बिल्कुल फिट बैठता है। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस में भी यही रूल फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल ओलेरिकल्चर। फिर से कल्चर एंड में है, ये भी लैटिन से है। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब, जिससे हम वेजिटेबल कहते हैं। तो ओलेरिकल्चर हो गया वेजिटेबल कल्टीवेशन। एक और एग्जाम्पल है फ्लोरिकल्चर। अगेन एंडिंग इज कल्चर। फ्लोरिस लैटिन में कहते हैं फ्लावर को, यानी फूल। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब हुआ फ्लावर कल्टीवेशन। इवन सिल्वीकल्चर, जिसका मतलब है फॉरेस्ट ट्रीज की कल्टीवेशन, उसमें सिल्वी का मतलब फॉरेस्ट होता है और वो भी लैटिन है। तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है, कल्चर मीन्स लैटिन। तो अब तक हमने कोड का पहला हिस्सा यानी लैटिन पार्ट डिकोड कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है ग्रीक लैंग्वेज। जैसे लैटिन की पहचान कल्चर से थी, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज की भी अपनी एक खास पहचान है जो हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। बिल्कुल। अगर कल्चर लैटिन का ट्रेडमार्क है तो ग्रीक का ट्रेडमार्क है शब्दों के एंड में आने वाला लॉजी या नॉमिनी। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अग्रोनॉमी। स्टूडेंट्स अक्सर एग्रीकल्चर और अग्रोनॉमी में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अग्रोनॉमी के एंड में ओनोमी है, तो हमारा रूल कहता है कि ये ग्रीक वर्ड होना चाहिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसका पहला पार्ट है एग्रोस, AGROS। एग्रोस का ग्रीक में मतलब होता है फील्ड यानी खेत। और दूसरा पार्ट है नोमोस, NOMOS, जिसका मतलब होता है टू मैनेज यानी प्रबंधन करना। तो अग्रोनॉमी का लिटरल मीनिंग हुआ फील्ड मैनेजमेंट, खेत का प्रबंधन। देखिए कितना डिफरेंस है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर था सॉइल कल्टीवेशन, जबकि अग्रोनॉमी है फील्ड मैनेजमेंट, जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो यहां हमारा दूसरा रूल बन गया। ये कोड का दूसरा हिस्सा है। अगर किसी टर्म के एंड में लॉजी या नॉमी आए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका ओरिजिन ग्रीक है। ये दूसरा मेमोरी टिप है, इसको भी नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। हाँ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, और नॉमी का मतलब होता है मैनेजमेंट या लॉ। दोनों ही ग्रीक रूट्स है। एक और एग्जाम्पल से इस रूल को कंफर्म करते हैं। एंटोमोलॉजी एंड में क्या है? लॉजी। तो ये ग्रीक वर्ड है। इसका पहला पार्ट है एंटोमॉन, जिसका ग्रीक में मतलब होता है इंसेक्ट यानी कीट पतंगे। और दूसरा पार्ट है लोगोस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो एंटोमोलॉजी का सीधा मतलब हुआ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटोन का अध्ययन। एक और एग्जाम्पल लें, पैथोलॉजी। इसमें पैथोस का मतलब है सफरिंग या डिजीज, और लोगोस मतलब स्टडी। तो प्लांट पैथोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस। सिंपल, ग्रीक रूल वर्क्स परफेक्टली। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर है। हमारे पास दो सिंपल पैटर्न्स हैं। एक तरफ है लैटिन, जिसकी पहचान है कल्चर से, और इसका मतलब कल्टीवेशन से जुड़ा होता है। दूसरी तरफ है ग्रीक, जिसकी पहचान है लॉजी या नॉमिनी से, और इसका मतलब स्टडी या मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। ये समरी आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो पैटर्न से आप कम से कम 20-30 इंपॉर्टेंट टर्म्स का ओरिजिन बिना रटे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। लेकिन जैसे हर नियम का एक अपवाद होता है यानी एक एक्सेप्शन, वैसे ही हमारे इस कोड में भी एक फेमस एक्सेप्शन है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर अक्सर सीधे साधे क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो हमेशा एक्सेप्शन ही पूछते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा सके। बिल्कुल सर, और जो स्टूडेंट इस एक्सेप्शन को याद रखता है वही औरों से आगे निकलता है। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो स्पेशल वर्ड है पोमोलॉजी। अब देखिए, इसके एंड में लॉजी लगा है, तो हमारे रूल के हिसाब से इसे ग्रीक होना चाहिए था। लेकिन यही ट्रिक है, पोमोलॉजी एक प्योर ग्रीक वर्ड नहीं है, ये एक ट्रबल मेकर है। हाँ, इसने हमारे सिंपल से सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अगर आप सिर्फ रूल रट के जाएंगे तो यहाँ गलती कर देंगे, इसलिए इसे अलग से याद करना जरूरी है। तो पोमोलॉजी में आखिर गड़बड़ क्या है?
चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है पोमम, POUM, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फ्रूट यानी फल। और इसका जो दूसरा हिस्सा है लॉजी, वो लोगोस से आया है, जो कि एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोमोलॉजी दो अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक। ऐसे शब्दों को हम हाइब्रिड कहते हैं, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट एंड इट्स कल्टिवेशन। इसे आप अलग से रेड इंक में लिख लीजिए। चलिए, तो हमने कोड सीख लिया, पैटर्न समझ लिया और एक्सेप्शन भी जान लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानकारी एग्जाम में हमारे किस काम आएगी? आखिर एक शब्द लैटिन का है या ग्रीक का, इससे हमारा स्कोर कैसे बढ़ेगा? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई का अल्टीमेट गोल तो एग्जाम क्रैक करना ही है। तो चलिए अब इस नॉलेज को एग्जाम स्ट्रैटेजी से जोड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ जनरल नॉलेज या ट्रिविया नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। जब आप शब्दों को उनके रूट से समझते हैं तो आप पैसिव मेमोराइजर से एक्टिव एनालिस्ट बन जाते हैं। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं। सही बात है, रट्टा मारी हुई चीज एग्जाम के प्रेशर में भूल सकती है, लेकिन लॉजिक से समझी हुई चीज हमेशा याद रहती है। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं और एजुकेटेड गेस ले पाते हैं, इवन अगर आपने वो टर्म पहले ना भी पढ़ा हो। तो आपके कॉन्क्रीट फायदे क्या है? पहला, आप नए टर्म्स को बहुत तेजी से याद कर पाएंगे। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ मिलेगी। तीसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अनजान शब्दों का मतलब भी उनके रूट वर्ड से अंदाजा लगा पाएंगे। ये एक कंप्लीट पैकेज है, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही तो चाहिए, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। और ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपका बेसिक्स, जैसे कि ये टर्मिनोलॉजी का ओरिजिन, क्लियर है, तो आप अपने एग्जाम के इंट्रोडक्टरी लेवल के लगभग 50% सवालों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि फाउंडेशन यहीं से बनता है। जब आपको एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर का बेसिक फर्क पता होगा, तभी आप उसके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। ये 50% का फिगर आपको ये बताता है कि फंडामेंटल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, आज से आप शब्दों को रटेंगे नहीं, उन्हें डिकोड करेंगे। हर नया टर्म आपके लिए एक बोझ नहीं, बल्कि एक पजल होगा जिसे सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। आप अब एक स्टूडेंट नहीं, एक कोड ब्रेकर हैं। ये अप्रोच आपकी पूरी लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना देगी, पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, और जब आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। तो अब आपसे हमारा एक सवाल है, जिसका जवाब आपको खुद अपनी किताबों में ढूंढना है। अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए, कोई भी चैप्टर खोलिए और देखिए कि इस मेथड का इस्तेमाल करके आप और कौन-कौन से कॉम्प्लेक्स टर्म्स को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। पेडोलॉजी, इकोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, लिस्ट बहुत लंबी है, ट्राई कीजिए। जी, आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नए तरीके से आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेगुलर रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है आधुनिक भारतीय कृषि की नींव कैसे रखी गई। एक ऐसा सफर जिसमें हम अकाल से अनाज सुरक्षा की ओर बढ़े। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि एक देश जो लगातार अकाल की समस्या से जूझ रहा था, उसने आखिर आने वाले समय के लिए फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की नींव कैसे तैयार की। ये सिर्फ खेतीबाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक देश के निर्माण की कहानी है। इस बदलाव की जरूरत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सेंचुरी के आखिरी सालों में। ये वो दौर था जब लाखों लोगों के लिए भूखमरी एक लगातार बना रहने वाला डर था। आप इस टाइमलाइन को देखिए, 1874 बिहार में, फिर 1877 में मद्रास और बॉम्बे में, 1899 का छप्पानिया अकाल जो पूरे देश में फैला, और आगे चल के 1943 का ग्रेट बंगाल फेमिन। ये कोई 1-2 साल की खराब फसल की बात नहीं थी, ये एक पूरा साइकिल था, एक के बाद एक अकाल आ रहे थे। इससे ये साफ हो गया था कि जब तक कोई आमूल-चूल परिवर्तन यानी फंडामेंटल चेंज नहीं किया जाता, तब तक ये साइकिल कभी नहीं टूटेगा। तो इस दिशा में सबसे पहला एक ब्यूरोक्रेटिक कदम उठाया गया 1871 में। एक जॉइंट डिपार्टमेंट बनाया गया,
ध्यान दीजिए, इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ रेवेन्यू और कॉमर्स भी आते थे। बिल्कुल। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना ज़रूरी है कि इस डिपार्टमेंट का फोकस एग्रीकल्चर को एक साइंस की तरह डेवलप करने पर उतना नहीं था जितना उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखने पर था, जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। तो ये एक शुरुआत थी, पर इसका स्कोप लिमिटेड था। 1870s के भयानक अकालों के बाद फैमिन कमीशन का गठन किया गया 1880 में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। यस, फैमिन कमीशन 1880। ये डेट आपको याद रखनी है। इसका डेफिनेशन सिंपल है। ये एक ऑफिशियल बॉडी थी जिसका काम था अकालों के मूल कारणों की जांच करना, टू इन्वेस्टिगेट द रूट कॉजेस, और उनसे बचने के लिए सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित उपाय सुझाना। सोच में एक बड़ा बदलाव था। अब फोकस सिर्फ रिलीफ पर नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर शिफ्ट हो रहा था। अब देखिए, स्ट्रैटेजी तो बन गई, पर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल्स भी चाहिए, और यहाँ टूल था नॉलेज, ज्ञान। तो अब फोकस रिसर्च और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने पर शिफ्ट हुआ। एक तरह से अकाल के खिलाफ एक नए युद्ध की तैयारी हो रही थी, और इसके हथियार थे नॉलेज और साइंस। 20वीं सदी की शुरुआत में एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया गया, जैसे पानी का प्रबंधन, जिसके लिए 1901 में पहली इरिगेशन कमीशन बनी। फिर एजुकेशन के लिए एग्रीकल्चरल कॉलेजेस खुले, पुणे, कानपुर जैसे शहरों में। इसके बाद रिसर्च के बड़े सेंटर स्थापित हुए। इस लिस्ट में से कुछ नेम्स और उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे IARI यानी इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 और ICAR यानी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1929। ये दोनों ही आज भी हमारे देश के प्रीमियर एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडीज हैं। ICAR को तो सभी रिसर्च एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया गया था। इसी दौरान 1919 में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ। इसका जमीन पर यानी प्रैक्टिकल लेवल पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस रिफॉर्म के तहत एग्रीकल्चर को एक स्टेट सब्जेक्ट या प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। स्टेट सब्जेक्ट यानी राज्य सूची का विषय। इसका मतलब ये था कि अब एग्रीकल्चर से जुड़ी पॉलिसीज और उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होगी। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ अलग अलग एग्रो क्लाइमैटिक जोन्स हैं। पंजाब की ज़रूरतें केरला से बिल्कुल अलग है। इस डिसेंट्रलाइजेशन ने लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस यानी स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान को बढ़ावा दिया। और फिर 1947 में आज़ादी के बाद एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया। जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट्स थे वो अब इंडियन इंस्टीट्यूट्स बन गए। जैसे इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, इससे इन संस्थानों का मिशन भी बदल गया। अब उनका उद्देश्य एक एम्पायर के लिए काम करना नहीं था, बल्कि एक नए आज़ाद राष्ट्र के लोगों का पेट भरना और उनकी समृद्धि के लिए काम करना था। तो अब तक एक तरफ तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में नॉलेज बेस तैयार हो रहा था, लेकिन असली चुनौती अब थी इस नॉलेज को लैब से निकालकर जमीन तक यानी गांव में किसान तक कैसे पहुंचाया जाए, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए। इस दिशा में जो शुरुआती प्रयास हुए वो काफी डाइवर्स लोगों ने किए। एक तरफ ब्रिटिश ऑफिसर FL ब्रेन का गुड़गांव प्रोजेक्ट था, तो दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर का श्री निकेतन प्रोजेक्ट और महात्मा गांधी का सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ये टेबल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अक्सर मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम, उसके लीडर और ईयर को मैच करना होता है। ये सभी प्रोजेक्ट्स एक्सटेंशन के शुरुआती मॉडल्स थे। इन सभी प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य एक ही था और बहुत सरल था। जो भी साइंटिफिक खोज हो रही है उसके और किसान के खेत के बीच की दूरी को खत्म करना। बिल्कुल, और इसी को हम एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। एक्सटेंशन का मतलब ही है टू एक्सटेंड, यानी ज्ञान का विस्तार करना। ये पहली कोशिशें थीं कि साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल आसान तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे वो अपनी खेती में सुधार ला सकें। जब ये नींव थोड़ी मजबूत हुई तो स्ट्रैटेजी और भी फोकस्ड हो गई। अब जनरल तरीके से काम करने की जगह स्पेसिफिक क्रॉप्स पर ध्यान दिया जाने लगा, खासकर उन क्रॉप्स पर जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा थी। और इसी के लिए अलग अलग कमोडिटी कमिटीज बनाई गई। इसकी शुरुआत 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी से हुई। इसके बाद लैक के लिए, जूट के लिए और 1944 में शुगर केन के लिए भी कमेटी बनी। इनका काम था पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड रिसर्च, डेवलपमेंट और मार्केटिंग को प्रमोट करना। इन कमेटीज के नाम और इनके फॉर्मेशन ईयर्स जरूर याद रखें। अब हम आज़ादी से ठीक पहले के कुछ सालों पर आते हैं। इस समय स्थिति काफी गंभीर थी। एक तरफ तेजी से बढ़ती आबादी और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर II का खतरा।
जरूरत थी कि जो भी थ्योरेटिकल प्रोग्रेस हुआ है उसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए और अनाज का उत्पादन बढ़ाया जाए। और अगर आपको ये लेक्चर अभी तक यूजफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस जरूरत को देखते हुए 1942 में सरकार ने ग्रो मोर फूड कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन का साल 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैसिव नेशनल एफर्ट था जिसका सीधा साधा मकसद था अनाज का उत्पादन किसी भी तरह से बढ़ाना ताकि आने वाले संकट से बचा जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि ठीक अगले ही साल 1943 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, बंगाल का भयानक अकाल। ये अकाल सूखे की वजह से नहीं हुआ था। राइट, ये एक डिजीज इंड्यूस्ड फैमिन था। इसका कारण था एक फंगस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, जिसने धान की पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। प्लांट पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में ये क्लासिक केस स्टडी है। इस घटना ने साबित कर दिया कि सिर्फ कैंपेन चलाने से या नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी बहुत बड़ी थी। इस त्रासदी से सबक लेते हुए 1947 से ठीक पहले कुछ और ज़रूरी संस्थाएं बनाई गईं। जैसे 1942 में एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ फूड बनाया गया। फिर 1946 में अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज। ये बंगाल फैमिन से सीखा गया सीधा सबक था। इसका काम था फसलों को बीमारियों और कीड़ों से बचाना। उसी साल कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI की स्थापना हुई ताकि देश की सबसे जरूरी फसल धान पर फोकस्ड रिसर्च हो सके। तो 1947 तक आते आते कई दुखद घटनाओं और लगातार कोशिशों के बाद आधुनिक भारतीय कृषि की एक नींव तैयार हो चुकी थी। हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे, एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था और एक्सटेंशन सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, असली काम तो अब शुरू होना था। ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस नींव के साथ आज़ाद भारत को अपने करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, इस पर हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर को रिवाइज जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉडर्न इंडियन एग्रीकल्चर का सफर। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे हमारा देश, जो कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस बन चुका है। कंपैरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी माइलस्टोन्स को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? हाउ डिड इंडिया अचीव दिस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, ये कोई एक रात का जादू नहीं था। इसके पीछे आज़ादी के बाद से हर दशक में लिए गए अहम फैसले, पॉलिसीज और उनका ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूशन था। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि हर दौर की अपनी एक अलग चुनौती थी और पिछले दौर की सफलता पर ही अगले दौर की नींव रखी गई। इसी लॉजिक को समझना जरूरी है, सिर्फ साल रटने से काम नहीं चलेगा। हम इस पूरी जर्नी को आसानी से समझने के लिए 5 सेक्शंस में बांट कर देखेंगे। पहले हम 1950s में रखी गई बुनियाद को समझेंगे, फिर 60s के ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर को, उसके बाद 70s में टेक्नोलॉजी को खेत तक पहुंचाने की कोशिश, फिर 80s और 90s में क्रेडिट और वेलफेयर स्कीम्स का विकास, और आखिर में 2000s के नए दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर फोकस। इस तरह से पढ़ने पर आपको पूरा सीक्वेंस याद रखने में बहुत सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 1950s के दशक से। आज़ादी के बाद ये पहला दशक था। सोच के देखिए, एक नए नए आज़ाद हुए देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। हमें पूरे देश के लिए एक एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क तैयार करना था। रिसोर्सेज कम थे और एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी थी। इसलिए उस वक्त का पूरा फोकस था एक मजबूत नींव, एक बुनियाद तैयार करने पर, ऐसी संस्थाएं और कम्युनिटी प्रोग्राम्स बनाना जिन पर आगे चलकर पूरी इमारत खड़ी की जा सके। 50 के दशक में बहुत तेजी से काम हुआ। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी CDP शुरू हुआ, जिसका मकसद सिर्फ खेत नहीं बल्कि पूरे गांव का विकास करना था। उसके ठीक एक साल बाद 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बनाए गए। इसका काम था रिसर्च लैब्स की नई जानकारी को किसानों तक पहुंचाना, और 1959 में पंचायती राज सिस्टम का उद्घाटन हुआ, जिससे गांव को खुद अपने फैसले लेने का अधिकार मिला। पर इस बीच 1958 में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था बनी जिसका नाम था NAFED। इसका क्या रोल था? यह पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NAFED का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसे प्लीज नोट कर लीजिए। इसका मूल उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाना। कैसे? कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देकर। मतलब किसान मिलकर एक संगठन के रूप में अपनी फसल को बेचें
ताकि उन्हें मिडिलमैन या बिचौलियों से छुटकारा मिले और उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े। तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत से ही फोकस सिर्फ फसल उगाने पर नहीं बल्कि उसको आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने पर भी था। अब हम आते हैं 1960s के दशक में, और यहाँ आते ही देश का मिशन एकदम साफ और जरूरी हो गया। फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। उस समय देश में भयंकर सूखा पड़ा था और हमें अनाज के लिए दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती थी, जो देश के आत्मसम्मान के लिए अच्छी बात नहीं थी। इस स्थिति से निकलने के लिए पूरे देश में एक मिशन मोड में काम शुरू हुआ, जिसका एक ही लक्ष्य था, अनाज का उत्पादन बढ़ाना, चाहे जैसे भी हो। और इस मिशन को पूरा करने के लिए एक बहुत ही आकर्षक एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया गया। ये बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन था। पहला कदम 1907 में जीबी पंत यूनिवर्सिटी के रूप में देश की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ये ज्ञान का केंद्र बनने वाला था। दूसरा कदम 1963 में नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन यानी एनएससी बनाया गया, जिसका काम था अच्छी क्वालिटी के सर्टिफाइड बीजों को तैयार करना और सप्लाई करना। और आखिर में तीसरा कदम 1966 में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम यानी HYVP लॉन्च किया गया, जिसके तहत वो बीज जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा थी उन्हें किसानों तक पहुंचाया गया। तो इस 3 स्टेप प्लान का असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा और क्रांतिकारी था। सरल शब्दों में कहें तो ग्रीन रेवोल्यूशन वो दौर था जब भारत में खेती एक पारंपरिक काम से बदलकर एक औद्योगिक सिस्टम यानी एक इंडस्ट्रियल सिस्टम बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे HYB बीज, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ। एग्रीकल्चर अब सिर्फ एक जीने का साधन नहीं बल्कि एक साइंस ड्रिवन इंडस्ट्री बन रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अनाज का उत्पादन तो आसमान छूने लगा, पर अब एक नई समस्या सामने आई। रिसर्च लैब्स में जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और नए बीज बन रहे थे, वो देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसलिए 1970 का दशक इस लैब टू लैंड गैप यानी लैब और खेत के बीच की दूरी को भरने के नाम रहा। इस दौरान सोच में एक बड़ा बदलाव आया। पहले का मॉडल क्या था? साइंटिस्ट लैब में बंद होकर रिसर्च करते थे। किसान की समस्या क्या है उससे उनका सीधा लेना देना नहीं था। लेकिन नए लैब टू लैंड मॉडल में इस सोच को बदला गया। अब ये एक 2-वे कम्युनिकेशन चैनल बन गया। टेक्नोलॉजी लैब से खेत तक जाती थी और उससे भी जरूरी किसानों की समस्याएं और उनका फीडबैक खेत से वापस लैब तक आने लगा। इसी फीडबैक लूप ने रिसर्च को और भी प्रैक्टिकल और असरदार बना दिया। इस नई सोच को अमली जामा पहनाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए। इनमें से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 1974 में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे अहम घटना थी और जिस पर एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछा जाता है, वो था 1974 में पौंडीचेरी में देश के पहले कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK की स्थापना। ये मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। ये नाम जरूर याद रखिएगा। यही KVKs आगे चलकर देश के हर जिले में खेती से जुड़ी जानकारी और साइंस का मुख्य केंद्र बने। अब तक हमने उत्पादन और ज्ञान के प्रसार की समस्याओं को काफी हद तक सुलझा लिया था। तो 80s और 90s के दशक में फोकस और भी विस्तृत हुआ। अब मकसद था किसान के आसपास एक पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना, जिसमें उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतें, रिस्क मैनेजमेंट यानी फसल का बीमा, टेक्नोलॉजी और उनके कल्याण से जुड़ी चीज़ें शामिल हों। अगर आपको ये सेशन आसान भाषा में समझ आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये तारीख 12 जुलाई 1982, इसको अपने नोट्स में स्टार मार्क करके लिख लीजिए। ये इंडियन रूरल फाइनेंस के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस दिन एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में लोन और फाइनेंस के पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया। और वो संस्था थी नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के आने से पहले गांव में लोन का सिस्टम बहुत बिखरा हुआ था। नाबार्ड ने इन सबको एक छत के नीचे लाकर एक एपेक्स बॉडी यानी सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करना शुरू किया। इसका काम था ग्रामीण क्षेत्र में फाइनेंस के फ्लो को रेगुलेट करना और बढ़ावा देना। इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा और दूरगामी था। इस दौर में और भी कई गेम चेंजिंग स्कीम्स आई। हमने रोजगार और बीमा से जुड़ी योजनाएं देखी, लेकिन इसमें से एक स्कीम पर खास ध्यान दीजिए। 1998 का किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे पहले किसान को बीज, खाद जैसी जरूरतों के लिए महंगे ब्याज पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। KCC ने इस प्रोसेस को बहुत सरल बना दिया और किसानों को आसानी से सस्ते ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराया, जिससे लाखों किसान साहूकारों के चंगुल से आजाद हुए। चलिए अब नए सहस्त्रावाद यानी न्यू मिलेनियम में प्रवेश करते हैं। 2000s के दशक तक आते आते स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी।
भारत अब अनाज की कमी वाला देश नहीं बल्कि एक फूड सरप्लस नेशन था। तो अब हमारी प्रायोरिटीज भी बदल गईं। इस दशक का मुख्य फोकस था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और स्टोरेज को आधुनिक बनाना और देश की बड़ी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी को पक्का करना। 2000 की स्ट्रैटेजी 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी थी। पहला था कनेक्टिविटी, जिसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई ताकि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा सके। सोचिए, इससे किसान के लिए अपनी उपज को शहर की मंडी तक पहुंचाना कितना आसान हो गया। दूसरा स्तंभ था डाइवर्सिफिकेशन। अब सिर्फ गेहूं चावल पर फोकस नहीं था, बल्कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के जरिए फल, फूल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। और तीसरा था सिक्योरिटी, जिसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लाया गया ताकि देश में जो अनाज का सरप्लस था वो हर जरूरतमंद तक पहुंचे। 2000 के दशक की एक खास बात थी मिशन मोड अप्रोच। इसका मतलब था कि अलग अलग समस्याओं के लिए स्पेसिफिक मिशंस लॉन्च किए गए। ये एक मल्टी प्रोंग्ड यानी बहुआयामी स्ट्रैटेजी थी। सिर्फ सड़क या हॉर्टिकल्चर ही नहीं, बल्कि नेशनल बैम्बू मिशन जैसे नीच एरियाज पर भी ध्यान दिया गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके तहत राज्यों को अपने अपने हिसाब से कृषि विकास की योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित और फंड किया गया। तो चलिए एक बार इस पूरे सफर को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने शुरुआत की 50 के दशक से, जिसे हम फाउंडेशन यानी नींव का दौर कह सकते हैं। फिर आए 60s, जो प्रोडक्शन यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम रहे। 70s का दशक एक्सटेंशन का था, जब साइंस को खेत तक ले जाया गया। 80s और 90s ने किसानों को सपोर्ट सिस्टम दिया, क्रेडिट और इंश्योरेंस के रूप में। और 2000 का दशक मॉडर्नाइजेशन का था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड सिक्योरिटी पर जोर दिया गया। 5 दशक और 5 बिल्कुल साफ थीमेटिक स्टेप्स। और इसके साथ हम आज के दौर में पहुंचते हैं। हमारा सफर अनाज की कमी से सुरक्षा तक वाकई शानदार रहा है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आज हमारे सामने नई चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, सप्लाई चेन को बेहतर बनाना। ये समस्याएं शायद पहले की समस्याओं से भी ज्यादा जटिल हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर पहली बड़ी छलांग उत्पादन की थी और दूसरी सपोर्ट सिस्टम्स बनाने की, तो इंडियन एग्रीकल्चर की तीसरी अगली बड़ी छलांग क्या होगी? आगे के टॉपिक्स को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के टॉपिक को रिवाइज करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टैटिस्टिक्स पर बात करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। हम उन डेटा पॉइंट्स को कवर करेंगे जो ICAR, AFO और नाबार्ड जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स साथ लेकर बैठें। और हाँ, अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसा एग्जाम फोकस्ड कंटेंट मिलता रहे। तो देखिए, हम शुरू करेंगे इंडिया के लैंड रिसोर्सेज की एक बड़ी पिक्चर से। फिर हम कुछ ऐसे ट्रिकी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन से स्टेट्स टॉप पर हैं, खेती से जुड़े कुछ जरूरी एनवायरमेंटल इश्यूज पर बात करेंगे, और आखिर में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इंडिया के पास एक्चुअल में जमीन है कितनी? ये एक ऐसी नींव है जिसके ऊपर बाकी सारे फिगर्स टिके हुए हैं। आपको अपने एग्जाम्स के लिए ये फिगर बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जिसमें हमारे देश के सभी पहाड़, नदियां, शहर, गांव सब कुछ आ जाता है, वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स। अब यहां एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है, जो है रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स। ये फिगर थोड़ा कम है, 306 मिलियन हेक्टेयर्स। तो सवाल उठता है कि ये डिफरेंस क्यों है? इसका कारण यह है कि कुछ इलाके, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान या चाइना के अधीन है, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, उनका लैंड यूज सर्वे नहीं हो पाता, इसलिए वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में रिपोर्ट नहीं किए जाते। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, और वो है ग्रॉस और नेट एरिया के बीच का फर्क। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया तो आपके कुछ मार्क्स पक्के हैं। तो हम ये टर्म्स हमेशा सुनते हैं, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया, लेकिन जब हम एक खेत की बात करते हैं तो इनका असली मतलब क्या होता है? इसको बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। नेट क्रॉप्ड एरिया, जिसे हम निवल फसल क्षेत्र भी कहते हैं, वो जमीन का एक्चुअल फिजिकल एरिया है। मान लीजिए आपके खेत का साइज। जबकि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी सकल फसल क्षेत्र उस खेत पर पूरे साल में उगाई गई सभी फसलों का टोटल एरिया है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच लीजिए आपके पास एक खेत है, ये आपका नेट एरिया हो गया। आपने पहले उस पर खरीफ में चावल उगाया,
फिर फसल काटने के बाद उसी खेत पर आपने राबी में गेहूं भी उगा दिया, तो आपका नेट एरिया तो वही एक खेत रहा, लेकिन ग्रॉस एरिया निकालते वक्त जमीन को 2 बार गिना जाएगा, एक बार चावल के लिए और एक बार गेहूं के लिए, क्योंकि आपने 2 फसलें ले ली। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट सिंचाई यानी इरिगेशन पर भी लागू होता है। नेट इरिगेटेड एरिया वो जमीन है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया सिंचाई की गई सभी फसलों का कुल क्षेत्रफल है। तो अगर आपने उसी जमीन पर पहले चावल को पानी दिया और बाद में गेहूं को, तो ग्रॉस फिगर में वो एरिया 2 बार काउंट होगा। इसी कॉन्सेप्ट से एक और इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी फसल सघनता। भारत के लिए यह लगभग 145% है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। इस 135% का मतलब यह है कि ऑन एवरेज हम अपनी खेती की जमीन से एक पूरी फसल और लगभग 1/3 दूसरी फसल हर साल ले पाते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बेहतर सिंचाई सुविधाओं के कारण ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब जब हमने इन की टर्म्स को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में कौन से स्टेट्स आगे हैं। भारत के एग्रीकल्चरल पावर हाउसेस कौन हैं? जब हम टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी सभी अनाज और दालों को मिलाकर बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। इसका बड़ा कारण है यूपी का विशाल क्षेत्रफल और उपजाऊ जमीन। दूसरे नंबर पर पंजाब आता है, हालांकि वो एक छोटा राज्य है। लेकिन गेहूं के मामले में एक बहुत ही जरूरी फर्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि वहां गेहूं के अंडर एरिया बहुत ज्यादा है। लेकिन हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता पंजाब की है। इसका मतलब है कि पंजाब में प्रति हेक्टेयर जमीन से ज्यादा गेहूं निकलता है। यह प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ये कुछ रैंकिंग्स हैं जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिए। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। अब फर्टिलाइजर का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल कंजम्पशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। जाहिर है राज्य बड़ा है, लेकिन पर हेक्टेयर कंजम्पशन सबसे ज्यादा पुडुचेरी में है। ये एक स्पेसिफिक फैक्ट है जो एग्जाम्स में आ सकता है। और आखिर में नेट इरिगेटेड एरिया में पंजाब सबसे आगे है, जहां लगभग 93% खेती की जमीन पर सिंचाई की सुविधा है। खेती बाड़ी की कहानी सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। इसका हमारे पर्यावरण पर, हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा एक बड़ी एनवायरमेंटल समस्या है जिसका खेती पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए जो मुख्य गैस जिम्मेदार हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी नॉक्स। ये गैसें वातावरण में पानी के साथ मिलकर एसिड बनाती हैं। ये किताब और इसके ऑथर का नाम आपको जरूर याद रखना है, साइलेंट स्प्रिंग, जिसे रेचल कार्सन ने 1962 में लिखा था। माना जाता है कि इसी किताब से मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसने पूरी दुनिया को केमिकल पेस्टिसाइड्स, खासकर DDT के अंधाधुंध इस्तेमाल से होने वाले भयंकर नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। और हमें 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी नहीं भूलना चाहिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। जो जहरीली गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC। एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि MIC फाइनल प्रोडक्ट नहीं था। ये एक इंटरमीडिएट केमिकल था जिसका इस्तेमाल कार्बायरल नाम का इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए किया जाता था। हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा यह है कि वर्तमान में भारत का फॉरेस्ट कवर उसके टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 21% है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के अनुसार देश में आवश्यक पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का 33% हिस्सा वनों के नीचे होना चाहिए। तो साफ है कि हम अभी भी इस जरूरी टारगेट से काफी पीछे हैं। ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल याद होने चाहिए। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ज्योग्राफिकल एरिया 328.7 मिलियन हेक्टेयर, रिपोर्टिंग एरिया 306 मिलियन हेक्टेयर, ग्रोस और नेट क्रॉप एरिया का अंतर, हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो लगभग 135% है, फॉरेस्ट कवर जो 21% है जबकि टारगेट 33% का है, और ये कि इंडिया की एवरेज रेनफॉल दुनिया की एवरेज से थोड़ी ज्यादा है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। हम जानते हैं कि हमारे फॉरेस्ट कवर में टारगेट से 12% की कमी है, तो आपके अनुसार इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टिव कदम क्या उठाना चाहिए?
क्या वो बड़े पैमाने पर प्लांटेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है या कुछ और? मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पर और रिसर्च करें। बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम इंडियन एग्रीकल्चर के दो सबसे मजबूत स्तंभों यानी फाउंडेशनल पिलर्स की बात करेंगे, ICAR और IARI। ये सिर्फ एक्रोनिम्स नहीं है, ये वो इंजन हैं जिन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को पावर किया और आज भी हमारी खेती को एक नई दिशा दे रहे हैं। किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझने के लिए इनकी जर्नी, इनकी जीवनी को समझना बेहद जरूरी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया के दौर में। उस समय यह महसूस किया जा रहा था कि भारत का विशाल कृषि क्षेत्र अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहा है। इस समस्या को ठीक करने के लिए पहले उसे समझना जरूरी था, और इसी जरूरत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन को जन्म दिया। चलिए अब इस विचार से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट करते हैं। ये सारी शुरुआत हुई 1926 में, जब रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे लॉर्ड लिनलिथगो। इस कमीशन का काम बहुत बड़ा था, पूरे भारत की खेती की स्थिति का सर्वे करना और आगे का रास्ता दिखाना। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1928 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कमीशन की रिपोर्ट का ये एक सेंटेंस उनके पूरे विजन का सार है, उसका एसेंस है। उन्होंने देखा कि रिसर्च अलग अलग जगहों पर हो रही है, एक ही काम बार बार हो रहा है जिससे एफर्ट वेस्ट हो रहा है और कोई सेंट्रल डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल नर्व सेंटर की ज़रूरत है, एक ऐसी बॉडी जो नई रिसर्च को बढ़ावा दे यानी प्रमोट करे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को एक कॉमन गोल की तरफ गाइड करे और सभी के काम में कोऑर्डिनेट यानी समन्वय स्थापित करे ताकि प्रोग्रेस तेजी से हो। जब इतनी बड़ी रिकमेंडेशन सामने आई तो अगला कदम था इस ब्लूप्रिंट को, इस नक्शे को हकीकत में बदलना। और यहीं से शुरू होती है उस संस्था के जन्म की कहानी जिसे आज हम ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जानते हैं। और वो रिकमेंडेशन सिर्फ कागजों पर नहीं रह गई, उस पर तुरंत काम हुआ और 16 जुलाई 1929 को वो विचार एक संस्था बन गया। काउंसिल का ऑफिशियल जन्म हुआ। ये डेट इतने इंपॉर्टेंट है कि इसे आज भी हर साल ICAR डे के रूप में मनाया जाता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या था? ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ICAR को एक सरकारी विभाग या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह नहीं बनाया गया। इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ध्यान दीजिएगा इसके ओरिजिनल नाम इंपीरियल पर, इसे एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत। इस स्ट्रक्चर ने इसे शुरू से ही काम करने की एक जरूरी आज़ादी यानी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी। जैसा कि आप जानते हैं, देश में बदलाव की हवा चल रही थी और इंपीरियल शब्द अब अतीत की बात बन चुका था। मार्च 1946 में आज़ादी से ठीक पहले जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस एक शब्द को बदलने का फैसला किया गया। शायद ये छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इंपीरियल को इंडियन से बदलना एक नई राष्ट्रीय पहचान की तरफ एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। और इस नई काउंसिल की बागडोर संभालने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला। कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नाम एक फाउंडेशनल फैक्ट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। आज़ादी के बाद मिशन बदल गया। अब चुनौती थी भारत की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। इस बड़े काम के लिए आयकर को भी बदलना पड़ा, अपने गवर्नेंस को, अपनी संरचना को नए सिरे से तैयार करना पड़ा। कई दशकों तक काउंसिल बिना किसी एक साइंटिफिक हेड के काम करती रही, लेकिन 1965 तक देश के सामने फूड क्राइसिस की समस्या बढ़ रही थी और यह साफ हो गया कि रिसर्च को सही दिशा देने के लिए एक डेडिकेटेड लीडर की जरूरत है। तब डायरेक्टर जनरल यानी DG का पोस्ट बनाया गया और इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे महान बॉटनिस्ट डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर पाल ने सिर्फ एक पद नहीं संभाला, उन्होंने एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव शुरू किया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट या AICRP। इसका आइडिया ये था कि अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो अकेले काम कर रहे हैं उन सबको एक साथ लाया जाए। सोच लीजिए जैसे एक नई फसल की वैरायटी बनानी है, अगर सभी इंस्टीट्यूट्स मिलकर काम करें, अपना डेटा शेयर करें और ट्रायल्स कोऑर्डिनेट करें तो वो वैरायटी बहुत कम समय में बन सकती है। यही AICRP फ्रेमवर्क आगे चलकर भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन का आधार बना। ये विकास यहीं नहीं रुका। अगले ही साल 1966 में एग्रीकल्चर रिव्यू टीम की सिफारिश पर
ICAR को एक पूर्ण ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते थे, ऐसे रिसर्च पर काम कर सकते थे जिसका फल मिलने में सालों लग सकते हैं और उन पर छोटे छोटे पॉलिटिकल प्रेशर का असर नहीं होता। विज्ञान के लिए ये स्थिरता, ये स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर आया साल 1973, जो एक और मील का पत्थर साबित हुआ। दो बड़े काम हुए। पहला, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डेयर यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन बनाया। इसका काम था ऑटोनमस ICAR और मिनिस्ट्री के बीच एक फॉर्मल लिंक स्थापित करना। और दूसरा, उसी साल एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस या ARS की स्थापना हुई। इससे देश के बेस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को सिस्टम में लाने के लिए एक स्पेशल कैडर बनाया गया। तो आयकर तो एक ग्रैंड कोऑर्डिनेटर था, एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर, लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर पाथ ब्रेकिंग रिसर्च कौन कर रहा था? इसके लिए हमें अपने दूसरे पिलर की तरफ चलना होगा, द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट या IARI, जिसकी कहानी तो आयकर से भी पहले शुरू हो चुकी थी। IARI का सफर काफी ड्रामेटिक रहा है। इसका जन्म 1905 में बिहार के पूसा में हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे। फिर 1911 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। लेकिन 1934 में एक बड़ी आपदा आई। एक भयंकर भूकंप ने इसकी मेन बिल्डिंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। 1936 में पूरे इंस्टीट्यूट को न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, उस जगह पर जिसे आज भी हम पूसा के नाम से जानते हैं। इस मुश्किल दौर के बीच जब इंस्टीट्यूट तबाही और रीलोकेशन से गुजर रहा था, एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक मील का पत्थर रखा गया। 1935 में डॉक्टर B विश्वनाथ ने चार्ज संभाला और वो इस इंस्टीट्यूट के पहले भारतीय निदेशक यानी फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने। ये एक और जरूरी फैक्ट है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। लेकिन IARI का प्रभाव सिर्फ लैब तक सीमित नहीं था। ये अब एक और रूप में विकसित होने वाला था, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक, जो आने वाली पीढ़ियों के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और लीडर्स को तैयार करने वाली थी। ये बदलाव धीरे धीरे एक सोची समझी यात्रा के तहत हुआ। शुरुआत 1923 से ही हो गई थी, जब इंस्टीट्यूट ने अपने डिप्लोमा देने शुरू किए। 1945 तक इसके एसोसिएटशिप डिप्लोमा की इतनी प्रतिष्ठा हो गई कि उसे MSc डिग्री के बराबर मान्यता मिल गई। 1947 में इसने भी अपना इंपीरियल नाम छोड़कर इंडियन नाम अपनाया और सबसे बड़ी उपलब्धि मिली 1958 में, जब इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ये UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा UGC एक्ट ऑफ 1956 के तहत बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले संस्थानों को दिया जाने वाला एक विशेष दर्जा है। इस स्टेटस ने IARI को यह अधिकार दिया कि वो अपनी डिग्रीज MSc से लेकर PhD तक खुद दे सके। और इसी के साथ इंस्टीट्यूट ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल की स्थापना की, जिसने रिसर्च और एजुकेशन दोनों में इसकी पहचान को और मजबूत किया। चलिए, हमने काफी इतिहास देख लिया। अब इन सभी जानकारियों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अब बहुत ध्यान से सुने। ये वो डिटेल्स हैं जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले एक क्लासिक ट्रैप। नामों को बहुत ध्यान से देखिए। ICAR है काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके अंत में L है, और IARI है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये छोटा सा फर्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। हमेशा याद रखें, काउंसिल के साथ एग्रीकल्चरल है और इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीकल्चर। अब आइए इस टेबल की मदद से एक फाइनल क्विक कंपैरिजन करते हैं। याद रखें, IARI पुराना है, 1905 में स्थापित हुआ। ICAR बाद में 1929 में बना। ICAR का मुख्य काम कोऑर्डिनेशन और फंडिंग है। IARI का काम हैंड्स ऑन रिसर्च और एजुकेशन है। ICAR के पहले DG थे डॉक्टर BP पाल। IARI के पहले इंडियन डायरेक्टर थे डॉक्टर B विश्वनाथ। और आखिरी पॉइंट, ICAR एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जबकि IARI एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हमने इन दोनों संस्थाओं का सफर देखा, उनके कॉलोनियल शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनने तक। लेकिन आगे देखते हुए जब भारत नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, मिट्टी की सेहत का गिरना और सस्टेनेबल खेती की जरूरत, असली सवाल ये है ICAR और IARI की ये विरासत और उनका काम भारत की अगली कृषि क्रांति यानी नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे दिशा देगा। इस पर जरूर सोचिए। अपनी पढ़ाई जारी रखें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स, बायोएज एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो हर एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम का फाउंडेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट द की इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आप सभी जानते हैं कि तैयारी के टाइम ICAR, NBPGR, ICR SAT जैसे एक्रोनिम्स का एक जाल सा बन जाता है, सब मिक्स होने लगता है। इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी संस्थानों का एक क्लियर मेंटल मैप बनाएंगे ताकि आप इन पर आने वाले किसी भी सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो लिस्ट है, दिस इज अ फेमिलियर साइट फॉर मेनी एस्पिरेंट्स, बट इसको देखकर घबराना नहीं है। ये सिर्फ रैंडम लेटर्स नहीं है, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, अ नेटवर्क। बिल्कुल सही। बाय द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे आप सिर्फ इनके फुल फॉर्म्स ही नहीं जानेंगे, बल्कि आप पूरे सिस्टम को समझेंगे कि हर हिस्सा दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है और इंडियन एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में क्या रोल प्ले करता है। Here's our plan for today. हम फाउंडेशन से शुरू करेंगे। द गार्डियंस ऑफ जीन्स, वो संस्थान जो हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाते हैं। फिर we'll look at the global connection, जिसने हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। उसके बाद हम इंडिया के अपने रिसर्च इंजन ICAR पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि रिसर्च लैब से मार्केट तक कैसे पहुंचती है। Finally, we'll put it all together to see the complete picture. First, let's meet the guardians. इन नेशनल ब्यूरोज को आप देश की एग्रीकल्चरल वॉल्ट या तिजोरी समझ सकते हैं। यह सोना चांदी नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीज स्टोर करते हैं। इंडिया के हर इंपॉर्टेंट प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स। दिस कोट परफेक्टली कैप्चर्स देयर मिशन। इसका मतलब है कि कल की समस्याओं का समाधान आज के संरक्षण में छिपा है। इमेजिन कीजिए कि हमारी गेहूं की फसल पर एक नई बीमारी आ जाती है। हो सकता है इसका सॉल्यूशन किसी मॉडर्न लैब में ना हो, बल्कि उस पुरानी देसी वैरायटी के जीन में हो जिसे डेकेड्स पहले स्टोर किया गया था। ये ब्यूरोज वही जेनेटिक लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं जो फ्यूचर इनोवेशन के लिए रॉ मटेरियल है। ये 3 कोर ब्यूरोज हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। फॉर प्लांट्स इट्स NBPGR, हेडक्वार्टर्ड इन द कैपिटल न्यू दिल्ली। ये सीड से लेकर टिश्यू तक सब कंसर्व करता है। फॉर एनिमल जेनेटिक्स रिमेंबर NBAGR इन करनाल। इसे याद रखना आसान है क्योंकि करनाल इज फेमस फॉर द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो इट्स अ लॉजिकल हब फॉर एनिमल जेनेटिक्स। एंड फॉर फिश इट्स NBFGR इन लखनऊ, जो ऐसी जगह है जहां नदियां और एक्वाकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है। The network extends beyond just plants and animals. NBIAM in Manupur focuses on microorganisms, सूक्ष्मजीव, जो हमारी मिट्टी की, सॉइल की invisible workforce हैं। Meanwhile, NBIKI in Bengaluru catalogs important insects, both friend and foe. That's right. Together, ये पांचों ब्यूरोज इंडिया की पूरी एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी नेट बनाते हैं। Now that we've seen how India preserves its own genetic wealth, let's look at how global partnerships have transformed our agriculture. हमारी सफलता की कहानी, खासकर Green Revolution, isolation में नहीं हुई. International collaboration played a huge role. This timeline shows a direct cause and effect. Mexico के CMMIT से dwarf wheat varieties और Philippines के IRI से high yielding rice varieties ही हमारे Green Revolution के बीज थे. This collaboration directly led India from food deficiency to self-sufficiency. ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही important मोड़ था. Pay close attention here, as this is a classic exam question. IRRI for rice is in the Philippines. ICRSATT, however, is headquartered in Hyderabad, India. और इसका एक लॉजिकल रीजन है। ICRSAT का मैंडेट है सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी अर्ध शुष्क क्षेत्रों की सेवा करना, और हैदराबाद इसके लिए एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी है। ये ज्वार, बाजरा, मूंगफली जैसे ड्राई लैंड क्रॉप्स पर फोकस करता है। So we have national bureaus and international partners. लेकिन इन सब के बीच coordination कौन करता है? Who directs the traffic? The answer is ICAR, the Indian Council of Agricultural Research. It is the apex body, the command center for every aspect of agricultural research and education in the country. ICAR's roots trace back to the British era. 1929 में Imperial Council of Agricultural Research बना. The key milestone for your exams is its renaming after independence in 1947. ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, it signified a shift in focus towards building a self-reliant agricultural nation and आत्मनिर्भर भारत in agriculture.
These are non-negotiable facts for any exam. ICAR is the apex body. इसके ex officio president हमेशा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं. हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके पहले डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीपी पाल का नाम जरूर याद रखें. He was a visionary scientist who shaped modern Indian agricultural research. Memorize these 4 points. अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें. एक नई क्रॉप वैरायटी डेवलप करना आधी कहानी है. वो वैरायटी बेकार है अगर किसान उसे अफोर्ड ना कर सके या उसे अच्छी कीमत पर बेच ना सके. दिस नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट दैट कनेक्शन, हाउ रिसर्च मूव्स फ्रॉम द लैब टू द लैंड एंड फ्रॉम द लैंड टू द मार्केट. हम उन बॉडीज को देखेंगे जो पॉलिसी, पेस्ट्स और प्राइस को शेप करती हैं. हर सीजन में सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP अनाउंस करती है. इसके पीछे जो ग्राउंड वर्क है वो CSEP करती है. दे meticulously calculate the farmer's cost of production, बीज, खाद, मजदूरी, सब कुछ, और फिर सरकार को एक रेकमेंडेड प्राइस बताते हैं. यही रेकमेंडेशन MSP का आधार बनता है. किसानों के लिए एक जरूरी प्राइस सेफ्टी नेट. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एग्रीकल्चर. NABARD इज द एपेक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट. एक बात समझना बहुत जरूरी है, NABARD टिपिकली डायरेक्टली किसानों को लोन नहीं देता. Instead, it refinances other institutions like commercial banks or cooperative banks. इससे ये सुनिश्चित होता है कि क्रॉप लोन से लेकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबके लिए क्रेडिट का फ्लो बना रहे. APIDA is India's export champion for agricultural products. जब आप लंदन के सुपरमार्केट में इंडियन अल्फांसो आम या दुबई में बासमती चावल देखते हैं तो उसके पीछे APIDA का हाथ होता है. It works on everything from setting quality standards and developing packaging to promoting brand India agriculture in international markets. Finally, we have NCIPM. ये इंस्टीट्यूट पेस्ट कंट्रोल के सस्टेनेबल तरीकों पर काम करता है. सिर्फ केमिकल स्प्रे करने के बजाय ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM को प्रमोट करता है. दिस इज एन इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी जो अलग-अलग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज करती है, जैसे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज, ताकि पेस्ट मैनेज हो जाएं और एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ को कम से कम नुकसान हो. अब तक हमने इंडिविजुअल पिलर्स देखे हैं. We've talked about the gene banks, global partners, our research engine, and the market makers. अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं. अल्टीमेटली हर इंस्टीट्यूट जिसके बारे में हमने बात की, उसका काम इन 3 गोल्स को पूरा करना है. फूड सिक्योरिटी, सबके लिए पर्याप्त भोजन, ये ICAR की रिसर्च और ग्लोबल पार्टनरशिप से पॉसिबल होता है. फार्मर प्रॉस्पेरिटी, किसानों की बेहतर आमदनी, ये CACP की प्राइस रिकमेंडेशंस और NABARD के क्रेडिट से सपोर्ट होती है. और सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण का संरक्षण, इसको जीन बैंक्स और NCIPM जैसे संस्थान चैंपियन करते हैं. इट्स अ यूनिफाइड मिशन. इफ यू रिमेंबर वन थिंग फ्रॉम टुडे, लेट इट बी दिस: ये अलग-अलग संस्थान नहीं है. They form a single integrated pipeline. एक जीन जो NBPGR आज प्रिजर्व करता है, कल ICAR द्वारा एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बन सकता है, जिसका दाम CACP की रिकमेंडेशन से सपोर्ट हो सकता है. It is one unified system. Use this as your mental framework for revision. सेंटर में है इंडियन एग्रीकल्चर. इसको सपोर्ट करते हैं 4 पिलर्स: जीन बैंक्स जो हमारे पास्ट को प्रिजर्व करते हैं, ग्लोबल इनोवेटर्स जो नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, एपेक्स बॉडी ICAR जो डोमेस्टिक रिसर्च ड्राइव करते हैं, और मार्केट एंड पॉलिसी बॉडीज जो इकोनॉमिक वायबिलिटी इंश्योर करती हैं. दिस इज द कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम. सो वीव मैप्ड द सिस्टम दैट मेड इंडिया सेल्फ-सफिशिएंट, बट द मिशन इज नेवर ओवर. एज वी कंक्लूड, think about the next great challenge, be it climate change or the digital revolution, that this powerful network must unite to solve. बिल्कुल, because as future leaders in this field, you will be part of that solution. All the best with your preparation. रिविजन के लिए इस एक्सप्लेनर को दोबारा जरूर देखें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. Thank you for joining us.